Good morning everyone. Today in our online classes I am going to explain you something that is related to the new point in economics, and it is about types of statistical diagrams or graph that is used in economics. कौन से तरह के ग्राफ्स और डायग्राम जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में आज मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. और this is there in the first unit of economics, that is economics and introduction. So what are the types of graphs that are being used in the economics? That is bar diagram, cluster bar diagram, pie diagram. Generally three types of diagrams are being used in economics, that is bar diagram, cluster bar diagram and pie diagram. So first of all, what do you mean by bar diagram? So bar diagram is a representation of data through rectangles or bars. यानी कि ये कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को बार्स या रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. इट शोज द ट्रेंड of various economic parameters, the trends or the changes that is taking place or which is related to different economic parameters that may be related to inflation, literacy, unemployment, etc. तो ये बार आपके लिए यूज़फुल होगा तब जब आप किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर से जुड़ा हुआ जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तब ये बार यूज़फुल होता है. For example, you can show the increase or decrease that is taking place in inflation, literacy, which is prevailing in different years. तो अलग अलग ईयर्स में जो भी किसी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज जो लिटरेसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट में हुआ है, या फिर जो भी इंक्रीज जो या डिक्रीज जो प्रोडक्शन में हुआ है, उसको दिखाने के लिए आप बार डायग्राम का यूज़ कर सकते हो. So the length of the bar that is being represented over the base, that is x-axis, and the length of the bar is depending on the value of the variable that is being represented by you through the bars. तो यहाँ पे जो भी बार्स होते हैं, जो रेक्टेंगल्स होते हैं, जो एक्स एक्सिस के बेस के ऊपर दिखाए जाते हैं, उनका लेंथ जो भी वेरिएबल जो y एक्सिस में आप दिखा रहे हो उसके बेस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू क्लस्टर बार डायग्राम. क्लस्टर बार डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू क्लस्टर वर्टिकल कॉलम्स. तो ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर वर्टिकल कॉलम्स के थ्रू किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर बार डायग्राम यू कैन शो द डिफरेंस और यू कैन मेक द कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड यू कैन ऑल्सो शो द टोटल और प्रोपोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. तो क्लस्टर बार डायग्राम के हेल्प के थ्रू आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जैसा डिफरेंस ओकर हो रहा है उसको दिखा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो शो द टोटल और द प्रोपोर्शन ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, लिटरेसी अमंग मेल एंड फीमेल एंड इट्स टोटल, और the unemployment in rural and urban area and its total can be shown with the help of cluster bar diagram. तो क्लस्टर बार डायग्राम आपके लिए कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़फुल रहता है, और इसके अलावा किसी भी डेटा दो वेरिएबल से जुड़े हुए डेटा का प्रोपोर्शन या उसका टोटल दिखाने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहता है. सो this kind of diagram shows more than one data series. तो जनरली इस तरह के डायग्राम का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा डेटा सीरीज को दिखाना पड़ता है. नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू पाई डायग्राम. सो पाई डायग्राम इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू स्लाइसेस which is being done in order to show the numerical proportion of data.
तो यहाँ पे पाई डायग्राम जो है उसका यूज़ इसलिए होता है ताकि आप किसी भी डेटा से जुड़ा हुआ प्रोपोर्शन या उसका परसेंटेज एक सर्कल के अंदर दिखा सको। तो it is a circular statistical representation of data through by making sectors or divisions within a circle in order to show the numerical proportion of data। इस तरह का पाई डायग्राम जो है वो किसी भी दो वेरिएबल में किस तरह का प्रोपोर्शन है या फिर जो भी वेरिएबल आप प्रेजेंट करना चाहते हो उनमें परसेंटेजेस जो है वो किस तरह के परसेंटेज को शो करना चाहते हो उसके लिए यूज़ होता है। तो when the information is related to showing the percentage that is related to a particular variable, at that time this pie diagram can come in use. For example, if you want to show the contribution of different sectors in economy, then at that time the pie diagram can be used। तो आप किसी तरह से कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी या फिर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ये दिखाना चाहते हो, तब पाई डायग्राम आप ठीक तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज में है, वो दिखाना हो, उस वक्त पाई डायग्राम का यूज़ किया जा सकता है। या फिर किसी तरह से वोटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको दिखानी हो कि तीन जो पार्टी है, शायद बीजेपी, कांग्रेस एंड दी अदर पार्टी, उनका वोटिंग का प्रोपोर्शन कितना है परसेंटेज में, वो दिखाना हो तो भी आप पाई डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। So in short, when you want to show the proportion of data in percentage or in different degrees, at that time the pie diagram can be used by you। तो यहाँ पे pie diagram जो होते हैं वो कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर आपको करनी हो at that time you have to use the you have to make the 2 or 3 pie diagrams। So it is a short circular representation of data। यहाँ पे जो भी डेटा होते हैं वो एक सर्कल के थ्रू प्रेजेंट किए जाते हैं या फिर सर्कल के अंदर बाय सेक्टर्स और डिवीजन के थ्रू प्रेजेंट किए जाता है। Importance of economy। Now our next point is related to importance of economics। So first of all, the first important is to understand the routine behavior। यहाँ पे day to day behavior of state, in order to understand the day to day behavior of state, customers and individuals, the economics can be used or the study of economic can be useful। Understanding it understand the day to day or routine behaviors of different individuals by understanding the international event or by understanding historical events। तो आप किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी देश गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो रूटीन बिहेवियर है या फिर जो डे टू डे उनकी प्रोसीडिंग्स होती है, उनके नेशन में किस तरह का चेंज आता है, उसको समझने के लिए आप इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हो। और इसको हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रूटीन बिहेवियर, it can be understood by two ways, by understanding the international event and also by understanding the historical events। So first of all, understanding international events। So the international event is related to the proceeding that is taking place or the situation that is arising in different countries that may affect the life of different people that are living in different countries। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो जनरली कनेक्टेड है अलग अलग कंट्रीज से, और इस इवेंट्स के थ्रू जो भी लाइफ होती है, हाउ द इंटरनेशनल इवेंट is affecting the life of different people that is living in different country, that is helpful
to be understood by this point. You can take one example, that is how the rise of crude oil is affecting the international market. For example, if there is a increase in the price of crude oil in the international market, then it will affect the cost of living of people that are living in different countries. So the increase in the rise of or the increase in the price of crude oil is an international scenario, or it is a situation that is related to international market, and it will affect the life of people that are living in different countries. This study of economics is also helpful to understand that why some of the people are developed, or why some of the countries are developed and while the other are less developed. तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये भी समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड है और क्यों कुछ कंट्रीज लेस डेवलप्ड है. सो in order to understand the different international events, also the study of economics comes in handy, or it is useful. Understanding historical events. Now the historical events are related to the past. So the study of economics also helps you to understand that why there is the particular cause related to war that may have arisen in any country. And the arrival of British rule in India, it also helps you to understand the labor movement that have took place against the Britishers. तो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में भी आपको स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी यूज़फुल रहता है, जो आपको ये समझाता है कि कहीं पे अगर वार अराइज हुआ है तो किस वजह से, या फिर कहीं किसी पास्ट इवेंट में वॉर अगर अराइज हुआ था तो किस वजह से हुआ था, और किन वजह से कुछ लोग जो अमेरिकन या ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, इस रीज़न को भी समझने में मदद करता है. इसके अलावा आपको लेबर मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था उसे भी ठीक तरीके से समझने में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल. So by understanding the international event and historical event that is affecting the lives of different people, you can also interrelate it with the routine behaviors of state, individuals और customer. तो आप हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल इवेंट्स को किसी तरीके से अभी के जो रूटीन बिहेवियर्स जो होते हैं उससे इंटररिलेट करके भी आप समझ सकते हो why the government is acting in a particular way and how the behavior of the customer is changing. So the study of economics is helpful in understanding routine behaviors of the employee by understanding international and historical event that may have took in the past. तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपको इंटरनेशनल इवेंट और हिस्टोरिकल इवेंट दोनों को रूटीन बिहेवियर के साथ इंटर रिलेशन क्रिएट करने में हेल्पफुल रहता है. इंडिविजुअल डिसीजन. इन एवरी फेज ऑफ लाइफ वी आर मेकिंग द डिसीजंस and we are making such decisions that may maximize our benefits by the effort which we are making. So हम in every phase of our life, whether we are singer, whether the individuals are actor, singer, or they are connected to any other field, they are making decision in such a manner that they can gain the maximum benefit by it. So the study of economics come also in use in order to make the decision in such a manner that you can utilize the resources and time in an optimum manner to gain the benefit by maximizing your effort. So economics का study आपको individual decision making में भी काफ़ी helpful रहता है. ये
जो इंडिविजुअल्स जनरली रहते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स अलग अलग फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो ऐसे डिसीशंस लेते हैं जिससे कि उनका टाइम और रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम मैनर से यूटिलाइज हो और वो अपने एफर्ट के थ्रू मैक्सिमम गेन कर सके. सो इनडायरेक्टली वी ऑल आर इन्वॉल्व इन टेकिंग इकोनॉमिक और एंड नॉन इकोनॉमिक डिसीशंस. तो हम भी अपने लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमिक डिसीशंस लेते हैं, और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक यानी कि बेनिफिट रिलेटेड डिसीशंस लेने में हेल्पफुल रहता है. टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट पॉलिसी, नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस पॉलिसीज that might be related to tax or wage. So in order to understand the tax related policy and wage related policy, also the study of economics is useful. The people are also taking decisions by the exchange rate or by the rate that is being declared by the RBI. तो जो भी रेट RBI के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उससे भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डिसीजन लोग लेते हैं. सो इट हेल्प्स यू, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज और द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो वेज से रिलेटेड हो या फिर टैक्स से रिलेटेड हो. प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, यस, some concept of the economy like cost, revenue, supply and demand are helpful in taking professional decisions. Like you can take the decisions that is related to price determination, wage determination, employment of different factors of production. तो यहाँ पे अगर आप स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अंडरटेक करते हो या फिर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होते हैं जो सप्लाई से जुड़े हो सकते हैं, डिमांड से जुड़े हो सकते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू से जुड़े हो सकते हैं, जो आपको डे टू डे प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप जो प्राइस डिटर्मिनेशन का डिसीजन ले सकते हो, यानी कि प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो, वेज को डिटरमाइन कर सकते हो, और उसके अलावा कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको आपके बिजनेस में एम्प्लॉय करने हैं उससे रिलेटेड भी डिसीजंस ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो एबल टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ योर डिसीजन. आप कोई भी डिसीजन जो लेते हो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा उसे डिटरमाइन करने में भी इकोनॉमिक्स काफ़ी यूजफुल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ you are taking the decision that is decreasing the price of a product in a high degree of competition, how it will affect your firm. तो अगर आप कोई डिसीजन ऐसा लेते हो कि आपको आपके किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटानी है, तो वो चीज़ आपके फर्म को किस तरह से अफेक्ट करेगी, प्रोडक्ट के सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगी या फिर आपके प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगी, उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशनल डिसीजन जो है वो भी समझने में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है. सो वंस अगेन आई जस्ट वांट टू गो थ्रू द पॉइंट्स इन अ ब्रीफ मैनर. The importance of economics in order to understand the routine behavior, means day-to-day behavior of individuals, states, customer, etc. It helps you to understand that by understanding international events and by understanding historical events. Now the international events are connected to the different countries, means the events or scenarios that is taking place in different countries. And I have also given you the example, that is the increase in the price of crude oil, how it will affect the cost of living of different people that are living in different countries. And by understanding the historical events, for example, why the war have took place in certain situation or in any country in the past, and how the Britishers have been arrived in India for trade, how the labor movement have been started against them. It helps you to understand
or it helps you to interrelate the international event and historical event with the routine behavior or day-to-day behaviors of different individuals that are related to the economy. Individual decision making. Yes, we all are in different phases of our life, we all are making the decisions in such a way that we can gain the maximum by our efforts. And हम भी अपने डे टू डे बिहेवियर या फिर अलग अलग फील्ड में ऐसे डिसीशंस लेते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम गेन मिले, एंड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कम्स और इट विल बी यूजफुल टू यू in making the decisions in such a manner that you can optimize, you can make the optimum use of time and resources to gain the maximum. तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इस तरह आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जिससे कि आपका टाइम और रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम मैनर से यूज़ होगा, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम गेन एक्वायर कर सकते हो. It also helps you to understand the government policies. Yes, study of economics helps you to understand the government policies. For example, wage related policies and tax related policies. It helps you to take the professional decision making, means it helps you to take the professional decisions that might be related to business, because it includes the concepts like cost, revenue, सप्लाई एंड डिमांड. तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको डे टू डे बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, और जिसकी मदद से आप किसी तरह से राइट प्रोफेशनल डिसीजंस ले सकते हो जिससे कि आप बेनिफिट एक्वायर कर सको. For example, price determination, wage determination, and employment of various factors of production that are necessary decision that is needed to be undertaken by the business from time to time. Thank you.